हर शाम की तरह आज भी सूरज ढलते ही सूर्यपुर गांव में भयंकर गर्मी का कहर शुरू हो गया। सूर्यपुर कोई छोटा गांव नहीं है, लेकिन इस इलाके में गर्मी पड़ते ही बिजली चली जाती है। आज भी वैसा ही हुआ। ईंट के मकानों में लालटेन और मोमबत्तियों की रोशनी जल रही थी, लेकिन सड़कें पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थीं। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। उसी के नीचे लाला की चाय की दुकान है। इस गर्मी की शाम में भी गपशप करने वाले लोग चाय की दुकान पर जमा हो गए थे। तरह तरह की बातें चल रही थी, कभी हंसी, कभी बहस, कभी चुटकुले। माहौल पूरी तरह गर्म था। अरे भाई, क्या कह रहे हो? रवि का बेटा इतनी छोटी उम्र में शराब पीने लगा है? छी छी छी। अरे लाला, अभी तो हम कुछ और बात कर रहे थे। तुम बीच में रवि के लड़के को क्यों ला रहे हो? काम धंधे की हालत ऐसी हो गई है कि कुछ दिन बाद हम सब खुद ही भूख से मर जाएंगे। अरे तुम लोग भूत प्रेत की बातें कर रहे हो, मुझे तो सुरेश के दादाजी की याद आ गई। बेचारे बुजुर्ग की हालत बहुत खराब है, आंखों से ठीक से देख भी नहीं पाते। डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अगर डॉक्टर ने कह दिया है तो अब कौन बचाएगा उन्हें? वैसे उनकी उम्र भी तो काफी हो गई है। सुरेश की बेटी की शादी की उम्र हो गई है, फिर भी दादाजी अभी तक जिंदा हैं। उनकी हड्डियों में अभी भी दम है। तभी कैलाश हांफता हुआ तेजी से चाय की दुकान पर आ पहुंचा। सबने उसकी तरफ देखा। रवि भैया, गोपाल, सब लोग यहां बैठे हो, चलो जल्दी। सुरेश के दादाजी सिर्फ 10 मिनट पहले गुजर गए। क्या कह रहे हो? अभी तो हम उन्हीं के बारे में बात कर रहे थे। अरे बाप रे! इसीलिए तो तुम सबको बुलाने आया हूं, चलो जल्दी। खबर सुनते ही कोई भी वहां नहीं रुका। रवि, गोपाल और अंकित कैलाश के साथ सुरेश के घर की ओर चल पड़े। लाला उनकी जाती हुई आकृतियों को देखता रह गया। उसे सच में थोड़ा दुख हुआ। चारों लोग हांफते हांफते सुरेश के घर पहुंचे। सुरेश एक अच्छा किसान है, उसका पक्का मकान है, लेकिन घर के सामने पहुंचते ही वे सब चौंक गए। बरामदे में सुरेश और घर के बाकी लोग सिमट कर खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें डरा दिया हो। क्या हुआ रे सुरेश, तुम सब यहाँ एक साथ क्यों खड़े हो? दादाजी के कमरे में कौन है? दादाजी उठकर बैठ गए हैं। हम सबने अपनी आंखों से देखा है। मेरा दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा है। भला कोई मरा हुआ इंसान अचानक उठकर बैठ सकता है क्या? रवि और गोपाल ने एक दूसरे को देखा। चलो अंदर चलकर देखते हैं क्या मामला है। वे दोनों तेजी से अंदर गए। दादाजी बाहर वाले कमरे में खाट पर बैठे थे। उनका दुबला पतला शरीर कंबल से ढका हुआ था। उन्होंने सिर घुमाकर उनकी तरफ देखा। कौन हो तुम लोग? सुरेश को बुला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। सुरेश डरते डरते पीछे आ गया। उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा था। अरे शायद गर्मी की वजह से बुजुर्ग बेहोश हो गए थे। तुम लोगों ने गलती से उन्हें मरा समझ लिया। जाओ उन्हें कुछ खाने को दो, हम चलते हैं। रवि, गोपाल और अंकित घर से निकल गए। कैलाश वहीं रह गया। गहरी गर्मी और सन्नाटे वाली उस रात में ऐसा लग रहा था जैसे सूर्यपुर में कोई अनहोनी होने वाली हो। 2 दिन बीत गए। गांव का जीवन फिर से सामान्य होने लगा। रवि और गोपाल बाजार से सामान लेकर लौट रहे थे। रवि भैया, वो ताड़ के पेड़ के पास क्या है? देखो उधर। रवि ने देखा और उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। एक भयानक आकृति कुछ खा रही थी। अचानक वह झटके से खड़ी हो गई और उनकी तरफ मुड़ी। वह किसी जानवर को खा रही थी। वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ी। दोनों सामान फेंक कर भागने लगे। चाय पीने की बात तो उनके दिमाग से गायब हो गई। अगली सुबह तांत्रिक बाबा के पास दोनों पहुंचे। बाबा, हमें बचा लीजिए। कल रात हमने जो देखा उससे हमारा शरीर अभी भी कांप रहा है। शांत हो जाओ, बताओ क्या हुआ। दोनों ने पूरी घटना सुनाई। तांत्रिक बाबा की भौहें चढ़ गईं। पिछले कुछ दिनों से गांव में जो हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। चलो सुरेश के घर चलते हैं। सुबह सुरेश बरामदे में बैठा था। तांत्रिक बाबा, रवि,
और गोपाल को देखकर हैरान रह गया। क्या बात है बाबा, इतनी सुबह? बस तुम्हारे दादाजी का हाल देखने आए थे। वे अब किसी से मिल नहीं सकते। उस दिन के बाद से लगातार सोते रहते हैं। पहले मेरी बेटी से बहुत बातें करते थे, अब तो चुप रहते हैं। अच्छा, बताओ सुरेश, तुम्हारे घर से कोई मुर्गी या बकरी गायब हुई है क्या? नहीं बाबा, लेकिन गांव के बाकी घरों से तो बहुत जानवर गायब हो रहे हैं। तांत्रिक बाबा कुछ समझ गए। आज शाम को सुरेश के घर के पीछे झाड़ियों में मिलना, टॉर्च मत जलाना। शाम हुई। गर्मी और बिजली कटने से माहौल भारी था। रवि और गोपाल झाड़ियों में छिप गए। टॉर्च बंद रखो, सामने वाले घर पर नजर रखो। रात गहराई। अचानक दादाजी का दुबला शरीर खिड़की से बाहर निकला। उनकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। वे हवा में तैरते हुए गए और कुछ देर बाद मुंह में कुछ लेकर लौटे। रवि, मेरे साथ चलो। गोपाल, तुम सुरेश और कुछ लोगों को लेकर ताड़ के जंगल में आओ। ताड़ के जंगल में पहुंचकर सामने से भयानक चीखें आने लगी। झाड़ियों से सामने आओ। तुम कौन हो? तुम इस बूढ़े के शरीर पर कब्जा करके क्यों बैठे हो? सच बताओ। मैं विक्रम हूं, सुरेश के दादाजी। झूठ बोल रहा है। ठीक है, मैं विक्रम सिंह हूं। 30 साल पहले इसी ताड़ के पेड़ के नीचे मुझे सांप ने काट लिया था। लोगों ने अंतिम संस्कार तो किया, लेकिन पिंडदान नहीं। इसीलिए मैं भटक रहा था। जब दादाजी की मौत हुई, मैंने उनके शरीर पर कब्जा कर लिया। अब इस शरीर को छोड़ दो। नहीं, अब मैं पकड़ कर खाऊंगा। वह फिर झाड़ियों में चला गया। सुरेश, तुमने सब सुन लिया। यह तुम्हारे दादाजी नहीं है। उनकी आत्मा पहले ही चली गई थी। इस झाड़ियों में आग लगा दो। सुरेश ने लालटेन तोड़कर झाड़ियों में आग लगा दी। सूखा झाड़ियों जलने लगा। सुरेश, अपने दादाजी के साथ विक्रम का भी पिंडदान कर देना, तभी उसे मुक्ति मिलेगी। कुछ हफ्ते बीत गए थे। सूर्यपुर गांव में शांति लौट आई थी। ताड़ का झाड़ियों जलकर राख हो चुका था। सुरेश ने अपने दादाजी और विक्रम दोनों का पिंडदान कर दिया था। गांव वाले धीरे धीरे भूलने लगे थे उस भयानक रात को। लेकिन कुछ चीजें पूरी तरह खत्म नहीं होती। इस बार गर्मी और भी सख्त थी। दिन में पारा 45 डिग्री पार कर रहा था। शाम होते ही बिजली फिर गायब हो जाती। लाला की चाय की दुकान पर फिर भीड़ जमा थी। अरे भाई लोग, अब तो सब ठीक है ना? वो प्रेत चला गया। हाँ, लेकिन मुझे अभी भी रात में नींद नहीं आती। वो आंखें, वो चमक। चुप कर यार, पुरानी बात मत छेड़। अब नई जिंदगी शुरू करो। तभी कैलाश फिर हांफता हुआ आया, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं, उलझन थी। रवि भैया, गोपाल, चलो जल्दी, इस बार मामला अलग है। क्या हुआ फिर? सुरेश का बड़ा भाई, वो अचानक बेहोश हो गया है। चारों तेजी से सुरेश के घर की ओर भागे। सुरेश के घर का माहौल पहले से भी भारी था। सुरेश का बड़ा भाई रमन अपने कमरे में सोया था। बाबा, आप फिर आ गए? देखिए क्या हो रहा है। मेरे बड़े भाई को कुछ हो गया है। यह साधारण बीमारी नहीं है, कोई और शक्ति काम कर रही है। बाबा, क्या विक्रम वापस आ गया? नहीं, विक्रम तो मुक्त हो चुका था। ये कोई नया आत्मा है, ज्यादा शक्तिशाली और चालाक। तांत्रिक बाबा ने रमन के पास बैठकर मंत्र पढ़े। कुछ देर बाद रमन की आंखें खुली, लेकिन उसकी आवाज अजीब थी। मुझे छोड़ दो, मैं बहुत भूखा हूं। कौन है तू? इस लड़की के शरीर में क्यों घुसा है? गर्मी में प्यास से मरा था, कोई मुझे पानी तक नहीं दिया। मैं कालिया हूं, गांव के पुराने कुएं वाला।
20 साल पहले गर्मी में प्यास से मरा था, कोई मुझे पानी तक नहीं दिया था। अब मैं सबकी शक्ति चूस कर अपनी प्यास बुझाऊंगा।